As an investor, you need to find that company that is solving the biggest problem in the society. बट इन द केस ऑफ IPOs क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि IPOs के बारे में पता चल जाए कि ये कंपनी का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है. बट IPO से कोई अमीर नहीं हो सकता. यू विल फाइंड इसमें ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है नहीं. आई हैव रेड नॉलेज कंपाउंडिंग ना इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीड. साला कंपाउंडिंग समझने में 5 साल लग जाते हैं. द रियलिटी इज कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनता है. इफ यूर अ गुड ट्रेडर यू विल नेवर रिमेन अ ट्रेडर फॉर लॉन्ग. तुम इन्वेस्टमेंट जाओगे. राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राम जोग्रवाल, आप किसी का भी नाम ले लो. चार्ली मंगर, पीटर हावर्ड मार्क्स, जिम साइमंस, किसी का भी नाम ले लो आप. दिल्ली में इलेक्शंस भी चल रहे हैं. माहौल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तफरा तफरी हुआ ऑल टाइम हाई भी कल छू गया. ऑल टाइम हाई कल छू गया. तो इस समय में एज एन इन्वेस्टर अगर मैं नया पैसा लेके आ रहा हूँ तो क्या करूँ मैं? अभी वेट करना चाहिए मुझे या फिर या मुझे मार्केट्स में 14 साल में ऐसा टाइम नहीं मिला जहाँ पे विक्स वॉलेटाइल ना हो, जहाँ पे मार्केट स्टेबल हो. कभी नहीं है. मतलब अभी इलेक्शन है, 2 साल पहले वो था यूएस में क्राइसिस चल रही है, उसके पहले रशिया यूक्रेन और कब स्टेबल है आप बताओ. राइट, कुछ ना कुछ आते रहता है. वो तो दिस इज हाउ मार्केट्स आर राइट. तो रिसेंट दिनों में आपको ऐसा ट्रेंड देख रहे हो जो चाइना यूएस में देखा था आपने और इंडिया में अभी प्ले आउट हो रहा है बहुत अच्छी तरह से? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. ओके. दैट पीपल आर नॉट बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके. एंड आई एम सीइंग दैट ट्रेंड कम टू इंडिया आल्सो. Not buying. नॉट बाइंग. ओके. तो स्टॉक मार्केट के गेम में सहवाग नहीं जीतते, सिर्फ राहुल द्रविड़ जीतते हैं. द गेम इज कि आप पिच में टिके रहो, बस आउट मत हो. Hi Harsh, welcome to our podcast. Thank you for joining in. Hi Kunal, thank you so much for calling me. I'm very excited. So सबसे पहले let's begin with your journey. I think you have been in the markets for around 15-20 years if I'm not wrong. So Right. थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए. यार जर्नी तो वही थी कि डैड बीइंग अ बनिया एंड अ सीए, तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है मार्केट्स का. उनको एकदम वही है, मेरे डैड ना एकदम पागल है फॉर मार्केट्स, मतलब क्रेज उसको बोलते हैं ना, वो है. तो ऑब्वियसली इट टेंड्स टू रब ऑफ ऑन द चिल्ड्रन. एंड पता ही वहीं से बस इंटरेस्ट आ गया. बच्चों में आई यूज्ड टू थिंक इट्स लाइक अ वीडियो गेम, और बस करते करते वी रीच्ड हियर. So आपके डैड ने आई एम वेरी श्योर कि मार्केट्स के उस समय के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए होंगे. हाँ. ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे साथ शेयर कर पाओ? या बहुत है. आई रिमेंबर जैसे डैड ने 2004 में आयशा मोटर्स बेच दिया था. ओके. राइट. एंड दैट टाइम आई रिमेंबर घर में बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी बिकॉज ही हैड सोल्ड आयशा मोटर्स, वही रॉयल एनफील्ड वाली कंपनी, राइट राइट. at a profit of 2-3 lakhs. At that time, there was अभी भी it's a big amount, but that time तो you can't even imagine, it's a huge amount. Right. अगर आज होल्ड करके रखते आयशा मोटर्स को तो इंक्लूडिंग डिविडेंड्स वगैरह एवरीथिंग, माय डैड्स पोर्टफोलियो वुड हैव क्रॉस्ड 150 करोड़ जस्ट विद दैट. तो ऐसे बड़े इंसिडेंट्स सुनने को मिले थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. उस समय आईटी की गलती हो गई थी. वैसे डैड के फ्रेंड्स बैठते हैं, Okay. तो स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स हैं, गप्पे हो जाती हैं. तो एक फ्रेंड बता रहे थे एक HFCL लिया था. HFCL एक टाइम का वो एक केतन पार्क का स्टॉक, सुपर हिट और पीपल K10 के ब्रैकेट K10 के स्टॉक. यस, उन्होंने स्टॉक लिया था वो. और उस समय ब्रोकर है तो सब बैठे हुए, ऐसा नहीं कि हम घर पे ऑनलाइन कर रहे हैं. तो पूरे ऑफिस को पता है ना, वहाँ पे जो डीलर्स बैठे हैं उनको पता है, जो लोग आ रहे हैं वो पता है. उनके पोर्टफोलियो ऐसे बढ़ता जा रहा है. तो पूरे ऑफिस में बात फैली, अरे आज तो साहब ने इतने पैसे कमा लिए, आज तो साहब इतने लखपति बन गए, आज करोड़पति बन गए. तो ये सब सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है कि लोगों के टेम्परामेंट कैसे स्टॉक मार्केट्स में. सो या इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. तो आई एम वेरी श्योर उन्होंने 92 का स्कैम भी कुछ बहुत क्लोजली देखा होगा. 2000 का भी 2000 का भी पूरा बबल देखा होगा. 7-8 भी बहुत अच्छे से देखा होगा. तो पहले से शुरू करते हैं 92 के बारे में कुछ बताइए. मतलब इट्स अ वेरी क्यूरियस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि 1992 में एग्जैक्टली हुआ क्या था. दो इतनी सीरीज आ गई, इतनी मूवीज आ गई, Right. फिर भी जब भी किसी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वाले से बात करते हैं वी गेट टू नो समथिंग न्यू. Right. तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द ओकेजन, हुआ कैसे सब कुछ? प्लीज वॉक अस थ्रू या आई रिमेंबर डैड उस समय बताते थे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो DSE के पूरा रिंग था, यहाँ DSE भी उस समय पूरा एक्टिव था. और वहाँ पे उस समय ब्रोकर्स की ना ऐसी बात होती थी कि सर आप पैसे लगाओ, ठीक है, प्रॉफिट आपका नुकसान हमारा. देखो ब्रोकर तो सो कॉन्फिडेंट कि भाई तो गिरना ही नहीं है, मार्केट तो चढ़ना ही है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है. 1991. 1990, 1991 अराउंड दिस पॉइंट. एंड हर्षद मेहता का तो क्रेज अलग था. ही वाज लाइक द अमिताभ बच्चन. पापा डर थे एक बार उसने ही जस्ट सेट कि MRF का टायर लगा लिया, ये टायर लगा लिया, वो अपोलो MRF कौन सा टायर कंपनी, उसका स्टॉक ही पूरा भड़ के इस लेवल पे हो गया. एंड ही वाज स्टार. बट मतलब इतने टाइम बाद ना सुन के, जैसे 2014-15 जब हम कॉलेज में सेशन करते थे तो आई यूज्ड टू टेल पीपल अबाउट हर्षद मेहता. एक स्टोरी इंटरेस्टिंग टाइप होता है ना, टू Right. गेट इंटरेस्टेड इन उस स्टॉक समय मार्केट. इतना मतलब मूवीज वगैरह बना भी नहीं था तो लोगों को और कुछ भी नहीं interest था. तो आता उस समय लोगों को पता ही नहीं था हर्षद मेहता. तो आई हैड टू रियली एक्सप्लेन कि हर्षद मेहता ये था वो था, अपने पेरेंट्स से पूछना वो बताएंगे. तो पहले नैरेटिव क्या था हर्षद मेहता के अराउंड कि ही इज अ क्वेश्चनेबल पर्सन. Right.
After scam 1992 तो he has become a Hero. right, कि unsung hero and people are saying we want to be like हर्षद मेहता, टैटू करवा लें हर्षद मेहता का टाइप उस लेवल पे हो रहा है. बट इफ यू, मेरा ओपिनियन ये है, इफ यू थिंक लॉजिकली ना, he is misunderstood. I don't think he is a hero, but at the same time I don't think he was supposed to be blamed, कि हर चीज का blame, system का blame नहीं डाल सकते उन पे. तो he was somewhere in the middle. Right. So yeah, it's a very interesting person. एंड उसी समय आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी था मन्नू मानिक करके, उसके बाद ही जस्ट डिसअपियर्ड, नोबडी नोस कि फिर वो कहाँ गए. तो एनी बैक स्टोरी अबाउट हिम? यार honestly speaking ना, मन्नू मानिक के बारे में I didn't know. When I saw Scam 1982, तब I started digging in more कि अच्छा क्या है. फिर I realized कि उस समय बेयर कार्टेल तो सुना ही था कि होता था, एंड ऑल द बिग ब्रोकर्स वगैरह जो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं, वो सब उसी से उनका था वो थिंग. एंड when I read about him, he was crazy यार. एक मतलब अनसंग गुंडा, एंड आई एम नॉट जोकिंग. मन्नू मानिक की रिसर्च कुणाल इतनी डिफिकल्ट थी यार, कुछ है ही नहीं. करेक्ट. देयर इज नो डेटा ऑन पिक्चर्स भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. एंड अब आई डोंट नो, वी कैन अज्यूम कि इट वाज इंटेंशनल, बट इंटेंशनल था या हटाया गया है, कुछ भी नहीं पता. बट वो है कि एक जो फाइट थी बिटवीन मन्नू मानिक एंड धीरूभाई अंबानी, राइट, वो तो सर क्लास. वो क्या फाइट थी? वो फाइट ये थी कि मन्नू मानिक उस समय इतने बड़े गुंडे टाइप थे, राइट. ओके. लगता था कि कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट होते थे ना लिस्टेड कंपनी के, उनसे पूछते थे अच्छा, कि सर हम डिविडेंड इशू कर रहे हैं, कर दें सर, आशीर्वाद दे दो, हम ये करना चाह रहे हैं. उस लेवल पे धीरूभाई अंबानी केम. जब रिलायंस का आईपीओ आया था सर, मेरे डैड मुझे बताते हैं, लोगों ने डीमैट अकाउंट तब खुलवाया कि रिलायंस के आईपीओ को लेना. ही वाज द ब्लू आइड बॉय, मतलब ही वाज क्रेजी, एवरीवन वाज आफ्टर हिम. ही वाज द स्टोरी कि एक मिडिल क्लास आदमी किस लेवल पे खड़ा हो गया है. मन्नू मानिक हैड हिज आईज ऑन हिम कि भाई इसको तो आई हैव टू फिक्स. राइट. व्हेन हल्के करते करते रिलायंस में एक पॉइंट पे जब बहुत पीक अच्छा था आईपीओ के बाद, फिर ठंडा पड़ा, नीचे आया. रिलायंस में थोड़े से क्वेश्चन उठे थे उस समय कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है. मन्नू मानिक को लगा शॉट मारो, तरीका है. उन्होंने शॉट मारा, उनके पैर काट ले, शॉट मारा, शॉट पे शॉट पे शॉट. अब धीरूभाई अंबानी का वो ये बताओ, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ही कुड गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव हिज इन्वेस्टर्स. टॉप प्रायोरिटी, ही स्टार्टेड बाइंग द स्टॉक्स. ऑफ कोर्स ही डिड नॉट हैव दिस मच ऑफ मनी, और वो तो पता चल जाता कौन खरीद रहा हो, तो पूरा राज ही था ही उनका, मन्नू मानिक जी का, तो पता कर लेते कौन खरीद रहा है. उन्होंने अपने फॉरेन फ्रेंड्स के थ्रू उनको पैसा दिलवाया, एफआईआई ने यहाँ पैसा डाला, और मन्नू मानिक शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा बैक कार्टेल शॉर्ट. बट इतने बाइंग क्वांटिटी आ रही है, इतनी बाइंग आई जा रही है, और ये इस लेवल पे हो गया था, 3 दिन मार्केट्स को बंद होना पड़ गया था, एंड द बैक कार्टेल गॉट ऑलमोस्ट वाइप्ड ऑफ. तो वो शॉर्ट पोजीशन अपनी होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो एफआईआई खरीदते गए, इतनी डिमांड थी. वो डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस ऊपर बढ़ती रहेगी. वो सप्लाई बढ़ाई जा रहे हैं, बट धीरूभाई अंबानी एफआईआई के थ्रू डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ा दी दैट दे कुड नॉट हैंडल, उनकी पॉकेट से खत्म कर दी पूरी. राइट. तो ये जैसे अपन ने अभी एक वर्ड यूज किया बहुत फ्रीली, शॉर्टिंग द स्टॉक. राइट. तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऑडियंस अभी भी ऐसी है जिनको शॉर्ट का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता. सबको ये लगता है कि मार्केट में कोई स्टॉक खरीदा, वो ऊपर गया तो हमने उसको बेचा, फिर पैसा कमाया. शॉर्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है. तो वो एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है, आप समझाओगे तो शायद ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखो, प्रोसीजर ये कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होती है, जब बाय सेलर मिला, ट्रांजैक्शन कंप्लीट. हम क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कुणाल, पहले बाय फिर प्रॉफिट में सेल. राइट. इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि आप पहले सेल कर दो फिर बाद में बाय करो. तो शॉर्टिंग वही होती है कि आपने पहले सेल कर दिया और जब पोजीशन नीचे आ गई, यू बाय, आपका प्रॉफिट. पर मेरे पास अगर स्टॉक है ही नहीं तो मैं उसको सेल कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि स्टॉक मार्केट में T+2 होता है ना. तो मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है, डिलीवरी ली स्टॉक की, तो मेरे पास 2 दिन बाद आएगा. अब सेबी इसमें काफी चेंजेस कर रही है, बट ट्रेडिशनली मेरे पास 2 दिन बाद आएगा. तो 2 दिन तक तो स्टॉक आपके पास नहीं है ना, तो आप दे सकते हो. तो बहुत बार आप देखोगे, और आपके ऑडियंस को भी दिखेगा कि कभी कभी उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा, बहुत रेयर होता है बट होता है, मिला नहीं, बट अगर स्टॉक 100 रुपये का था, उनको एक स्टॉक के 120 रुपये वापस मिल जाए. अच्छा. क्यों? क्योंकि अगर किसी ने शॉर्ट कर रखा है, मैंने 100 शेयर बेच रखे हैं, मैंने खरीदे नहीं स्टॉक, मेरे बिके हुए हैं, किसी और ने खरीद रखे हैं वो स्टॉक, मेरे पास तो है नहीं को डिलीवरी देने को, तो एक्सचेंज विल चार्ज मी अ पेनल्टी. और ऐसा भी होता है. तो ये तो होता है फ्री एंड फॉल, प्रॉफिट हो गया सीधा. राइट. तो आप जैसे रिलायंस वर्सेस मन्नू मानिक का स्टोरी बताया, हर्षद मेहता का बताया, एज वी डिस्कस बहुत कम रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत कम चीज़ें इंटरनेट पे लिखी गई है. तो जब आपने, आई एम प्रीटी श्योर, रिसर्च की होगी, देन यू माइट हैव गॉन थ्रू सम बुक्स और सम आर्टिकल्स. तो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था उस समय? वही अब बुक्स, आर्टिकल, जब बहुत पर्सनल लोगों के ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. जैसे हर्षद मेहता को, तो हर्षद मेहता की वाइफ ने पूरा
ब्लॉग लिखा था, अपनी साइड की स्टोरी बताई थी, देन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा. अब तो मिल जाता है बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट. मतलब यू विल नॉट फाइंड क्रेडिबल डेटा जैसे आउटलुक का या फोर्ब्स का कि ये है वो क्रेडिबिलिटी. यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन दैट डेटा, बट स्टोरीज वगैरह तो मिल जाती है सुनने को. कोई बुक है जो आपने पढ़ी थी टू अंडरस्टैंड दिस स्कैम? नॉट मच. Not much. Okay. Or in general, any investing book that I've personally seen that you keep posting on LinkedIn, Twitter, on your YouTube channel that you have read so many books around investing, which I think बहुत important होता है. तो आपकी top 2 to 3 ऐसी favorite books जो आप 100% सभी को recommend करोगे कि ये तो पढ़नी है. यार देयर सो मेनी है, बताऊं इसमें भी कुणाल. इट डिपेंड्स कि आदमी का इंटरेस्ट ट्रेडिंग साइड है, इन्वेस्टिंग साइड है. इन्वेस्टिंग साइड पकड़ के करते हैं. इन्वेस्टिंग साइड आई वुड से एक तो पराग पारिक की वैल्यू इन्वेस्टिंग इन बिहेवियरल फाइनेंस. मतलब इट इज अमेजिंग. वो बताता है स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स क्या है. फिर मार्टिन जे प्रिंग की इन्वेस्टर साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड. ओह मतलब वो बुक तो हमारे घर तो मतलब लेजिट दिवाली पे उसकी पूजा भी की जाती है. फिर अगर आपको स्टॉक्स पे ज़्यादा स्पेसिफिक देखना है तो आई वुड से पीटर लिंच की वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, फैंटास्टिक. एक सौरभ मुखर्जी की बुक है डायमंड्स इन द डस्ट. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक बुक. एंड एक अनिल लांबा सर की बुक है रोमांसिंग द बैलेंस शीट. आई रियली एंजॉय रीडिंग दैट. So let's speak about this particular book, Romancing the Balance Sheet. So I think investing is a lot about understanding the business and as well as the numbers. कि क्या numbers क्या है उसके, P&L क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लोज क्या है. तो रोमांसिंग द बैलेंस शीट जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या मैसेज डिलीवर करती है कि ये चीज़ इंसान को पढ़नी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि उसको कोई स्टॉक के बारे में पता चल जाए कि ये कैसे मूव कर सकता है या फिर इसमें कोई रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है. यार एक्चुअली अनिल लांबा सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया. एंड अगेन शाउट आउट टू हिम. समबडी इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट हिम प्लीज मैं सर्च करूंगी, बुक्स पढ़ो, ही इज फैंटास्टिक. एंड उन्होंने बेसिकली बताया कि कितनी बार हमें ऐसे लगता है कि देखो मैनेजमेंट सब पता है, नो सब कंट्रोल में सब, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है बहुत बार. His approach is to balance sheet is not to complicate it. एक सिंपल तरीके से अप्रोच करने का है. सेइंग एज ए इन्वेस्टर है ना. अब ये बहुत बड़ा मिथ है कुणाल कि यार ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टर हूँ तो आई हैव टू बी गुड एट मैथ्स, आई हैव टू नो ऑल द नंबर पंचिंग, ये सब नहीं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फ्रॉम इट्स कोर. मतलब आपको धंधा समझ आना चाहिए कि सप्लाई कहाँ से होता है, कहाँ बिकता है, किस टाइप के लोग खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं. अगर आपको वो समझ आता ना, आप भी नहीं समझते हो, फिर ये नंबर्स विल जस्ट एड इट. बिकॉज बैलेंस शीट पढ़ना और ये करना अगर मैं किसी बीकॉम के स्टूडेंट को भी बताऊंगा सेकंड ईयर, वो भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. तो द बिगेस्ट थिंग इज दैट वो होता है ना कि एज इन्वेस्टर यू नीड टू फाइंड दैट कंपनी दैट इज सॉल्विंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. जैसे अभी पर्सनली आई फील कि जो एक बहुत बड़ा स्कोप है जो आएगा, इसको हम स्टडी कर रहे हैं बट ज़्यादा इसमें भी स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. भारत में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विद राइजिंग पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन. वेस्ट मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल थिंग जो यूज केस आना ही है. ये इंडिया के नेट कार्बन एमिशन जीरो गोल से 2070 उसमें भी रोल प्ले करेगा. सो या तो अभी तो कोई कंपनी मिली आपको इसमें? एंटनी वेस्ट हैंडलिंग है, इसका रिसेंटली आईपीओ था. इट्स अ गुड कंपनी बट वो इसमें तो कंपनीज कम है. बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस सेक्टर. आई एम अ वेरी या. सो टॉकिंग अबाउट आईपीओज ओनली, मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था कि आईपीओज जब आते हैं तो एक तो बुल मार्केट में आते हैं तो बट नेचुरली उनका 3 साल का 5 साल का जो रिटर्न रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है. और शॉर्ट टर्म में भले ही रिटर्न आ जाता है, वो प्रीमियम पे खुल जाता है. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन आईपीओज? आप पर्सनली इन्वेस्ट करते हो आईपीओज में या फिर डू यू होल्ड कि वो कंपनी को एक बार लिस्ट हो जाने दो, फिर पूरा 1 साल आप परफॉर्मेंस देखते हो, उसके बाद देन यू थिंक अबाउट बाइंग द स्टॉक? ओके, हो सकता है कि ऑडियंस थोड़ा बुरा मान जाए बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है. बट आईपीओ से कोई अमीर नहीं हो सकता. ठीक है, आईपीओ इज लाइक एक तो अगर अच्छा आईपीओ 1 लाख से ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है. 15,000 अगर लिस्टिंग डे चलो कितना कमा लोगे, 30,000, उसके लिए कितना. अब हाँ हो सकता है दैट एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ शायद मेरे लिए ये इतने बड़े नंबर्स नहीं है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, और आप किसी को हो सकता है फर्क पड़ रहा हो. बट वंस यू ग्रो विच यू इवेंचुअली विल, यू विल फाइंड इसमें ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है नहीं. एंड दैट टू ऑल्सो अगर अच्छा आईपीओ होगा तो चांस ऑफ यू गेटिंग इट इज वेरी 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 वेरी. ये तो सबके साथ हो रखा है ना कि खराब आईपीओ मिल जाता है, अच्छा आईपीओ किसी को भी नहीं मिल रहा है. सो मेरे हिसाब से वही है. एंड एज यू मेंशन, if I want to invest in IPO, no, I will only invest in IPO after 7-8 months. जैसे Zomato being a perfect example, क्योंकि 7-8 महीने बाद ना मार्केट उसकी फेयर वैल्यू ले आता है. वो तो हाइप बना हुआ है IPO का, एज यू मेंशन प्रीमियम में बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व, उसको मार्केट किया जा रहा है, तब ला रहे हैं व्हेन रिटेल इन्वेस्टर एट द मोस्ट. बट रियलिटी में
if you really want to be a long-term investor in IPO, you should invest in after 7-8 months. Right. And that too also you don't have much data to analyze. Right. कोई fundamental data नहीं है. राइट वो तो 3 साल का तो अब IPO परसों तो निकलता नहीं है. इन्वेस्टमेंट बैंकर सालों साल प्रिपेयर करते हैं उसको. तो द फाइनेंशियल शीट्स आर मेड टू बी ऑप्टिमिस्टिक. मतलब ऐसा नहीं कि इलीगल है, बट लीगल टर्म दे आर मेड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक. हाउ कैन यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट? टेक्निकल डेटा कुछ है ही नहीं, वो तो ग्राफ ही अभी शुरू हुआ है. राइट सो हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन IPO इफ यू थिंक इज वेरी गुड, 7-8 महीने बाद कर सकते हो. बट और लिस्टिंग डे गेम के लिए यू कैन अप्लाई, बट IPO इज नॉट अ गेम कि जिससे तुम बहुत सुपर रिच और सक्सेसफुल हो जाओ. राइट. तो इन केस जैसे बहुत नए नए इन्वेस्टर्स है वो करते भी IPO में अप्लाई, तो फ्रॉम द लिमिटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए? जैसे लिस्टेड कंपनी का तो हमको पता है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया, प्रेजेंटेशंस पढ़ ली, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर ली, बट इन द केस ऑफ IPOs क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि IPOs के बारे में पता चल जाए कि ये कंपनी का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है? आई विल टेल यू अ हैक, सीक्रेट है, ठीक है? तो जो भी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है वो एक वेबसाइट पे जाते हैं, उसका नाम है चित्तौड़गढ़.com. ओके. ठीक है? वहां पे आप जाओगे, IPOs का आपको डेटा मिल जाता है 3 साल का, कि एंड डेटा बड़ा लिमिटेड होता है कि नेट प्रॉफिट क्या रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहा है, एसेट्स, रेवेन्यू, ये सब क्या रहा है. तो हमारे लिए ठीक है, एज अ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेंड क्या है. सेकेंड चीज यू कैन एनालाइज दैट कि IPO का इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में है वो. राइट. ठीक है? इफ इट्स गुड, बढ़िया. फॉर मी वैल्यूएशन ऑफ IPO डजंट मैटर मच, वैल्यूएशन ओवर वैल्यू ज्यादातर ही रहने वाला है. ठीक है? मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा नहीं. लिस्टिंग डे गेम के लिए 2 मेजर हैक्स हैं जिस विच हैव अ एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग. सबसे पहला, डे 3 में IPO अप्लाई करो हमेशा. ठीक है? और डे 3 में अगर द IPO सब्सक्राइब्ड मोर देन 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्टिंग डे गेन इज वेरी हाई. ओके. मतलब इसका मतलब अगर एक IPO बिक रहा है तो उसको एक लॉट के लिए 10 लोग हैं खरीदने के लिए, राइट. तो मोर देन 10 टाइम्स, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है. एंड द ग्रे मार्केट प्रीमियम आइडली शुड बी अबव 20%. ओके. अगर दोनन कंडीशन मीट हो रही हैं, जो जैसे मैं थर्ड डे पे देखूं, डे 3 में चित्तौड़गढ़.com में आपको सब मिल जाएगा. राइट. ये हो गया है. लिस्टिंग डे के लिए अप्लाई करो, स्टॉक मिलने का, लॉट मिलने का चांस भी बहुत कम है, बट लिस्टिंग डे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ओके. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वर्क एंड हमारी पूरी कम्युनिटी हम इसमें करते हैं. राइट. Yeah. तो अभी जैसे इंडिया में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है कि जो स्टार्टअप्स IPOs लेके आ रहे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये एक टेक बिजनेस है, इस तरीके से इसके रेवेन्यूज प्रॉफिट सब मूव करेंगे. Right. जैसे हम जोमेटो के केस में देख रहे हैं, Right. गो डिजिट का IPO आ रहा है. सो आपको लगता है कि इंडिया में पब्लिक मार्केट की जो ऑडियंस है वो टेक साइड बिजनेस को अब अडॉप्ट करने लगी है, अब समझने लगी है कि हाँ दीज कंपनीज बिलोंग टू पब्लिक मार्केट्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट मार्केट के वैल्यूएशन ही खाने चाहिए? आई थिंक सो. एक तो बताऊं, आई फील एक्साइटमेंट भी बड़ी होती है जब जोमेटो, व्हेन यू यूजिंग अ कंपनी एंड यू हियर सो मच अबाउट इट, और तुम उससे इंटरेक्ट कर रहे हो और तुम फ्रेंड से बात, वो कंपनी लिस्ट हो गई. तो आई रिमेंबर जब CCD का भी IPO आया था, आई थिंक 2016-17, तो मेरे काफी दोस्त यार CCD का IPO आ रहा है, अरे यार इन्वेस्ट करना है, ये करना है. तो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. तो यू फील क्लोजर टू द मार्केट्स, यू फील रिलेटेबल टू द मार्केट्स. एंड आई थिंक अब पीपल ना ये समझ रहे हैं कि टेक कंपनीज ने अपने आप को डेटा में बेच दिया है. स्टॉक मार्केट में कुछ कहानियां बिकती हैं, यहाँ डेटा लॉजिक वॉजिक नहीं बिकता. कहानियां है कि एक कहानी बेच दी हमें टेक कंपनीज की, इनके पास डेटा है, ये इनको पता है कि हम खाना खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या नहीं करते, कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हर चीज़ पता है इनको. हमें बताया गया कि भाई दे विल चेंज एवरीथिंग डेटा. बट हुआ क्या, 1 साल बाद जोमेटो के FIs भाग रहे थे, नाइका के FIs भाग गए, पेटीएम का तो अनफॉर्चुनेटली वी नो व्हाट्स हैपेंड, व्हिच आई होप वन डे विल कम बैक. सो आई थिंक अब पीपल हैव रियलाइज ये कहानी है, ये मार्केटिंग स्टोरीज है. Story है. कुकअप अब पीपल हैव रियलाइज डेटा. इसलिए मैंने भी नोटिस किया दैट ट्रेडिंग, जैसे हम बात करते बिफोर द पॉडकास्ट, बड़ा इट्स सेक्सी, ट्रेडिंग इज ग्लैमरस, राइट? कि एक सपना है कि यू डोंट नीड टू डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दिस, यू डोंट नीड टू हैव दिस, और तुम करोड़पति बन जाओगे 3 महीने के हीरो अंदर. बन सकते हो. जीरो से हीरो, परफेक्ट, Right. राइट? नाउ पीपल आर रियलाइजिंग दिस कि इट्स नॉट जस्ट जीरो से हीरो, यू हैव टू पुट इन द वर्क, Right. यू हैव टू डू दिस. तो आई थिंक हाँ, आई वुड एक्सपेक्ट कि बहुत और बढ़ना चाहिए, बट वी आर इन दैट प्रोजेक्ट आई फील. तो जैसे कि आपकी इन्वेस्टिंग जो आपने सीखी है, अ लॉट कम्स फ्रॉम योर फादर, Right. अ लॉट कम्स फ्रॉम कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें, Right. आपने MBA भी किया है. सो एक कॉमन मैन है, 18 साल तक उसने स्कूलिंग किया, उसके बाद उसको कोई पर्टिकुलर पढ़ाई करनी चाहिए जिसकी वजह से उसको मार्केट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में अच्छा नॉलेज आ जाए और एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाए मार्केट्स में? ये अच्छा क्वेश्चन है. पहली चीज तो कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर और ट्रेडर. ओके. ठीक है? होती तो फिर सिचुएशन वुड बी मच Right. बेटर, राइट? एंड अब जैसे आदित्य इज अ CFA, डैड इज अ CA, आई एम एन MBA. आई फील कि अगर somebody wants to take a make a career in stock markets, no,
ये बहुत बड़ी चीज़ है. It's like saying you want to make a career in sports. You want to be a sportsman, you want to manufacture sports label, या sports equipment, stadium, club, team, क्या करना चाहते हो. Same in stock markets. So I would say if you want to make a career in stock markets, इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लोर करो, राइट. देखो तुम्हें क्या पसंद है, बी एट PMS, ब्रोकरेज या सेवरल लाइन्स यहाँ पे, और फिर डू अ डिग्री इन दैट स्पेसिफिक थिंग. एंड या सो दैट इज द राइट अप्रोच हाउ इट शुड बी डन. एंड अगर जेनरिक आप डिग्रीज पूछो तो आई थिंक CFP इज फैंटास्टिक. CFA तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार. आई हैव रियलाइज्ड दैट आदित्य became, he I think cleared all in one shot or became one of the youngest CFA. I've actually seen a noticeable change in Aditya na after doing CFA. उसमें I think ethics में बहुत focus करते हैं. Right. And I've seen the difference. So I myself became a CFA chartered accountant at the age of 23. 23. Wow, अरे वही आईडी वाला हिसाब है. हाँ, तो you also in that same bucket. Yeah, so- तो CFA में वो होता है ना, वो ethics में बहुत strong वो Focus belief करते हैं आता वहाँ है. And I feel that has really helped us in the organization. So that clarity that Aditya's got out of CFA, fantastic. राइट. जैसे हमने कुछ कुछ बुक्स के बारे में जाना, जो बुक्स आप रेकमेंड करते हो या फिर ऐसी बुक्स है जिसको आप दिवाली पे पूछते हो, ऐसा कोई इन्वेस्टर भी है जिसको आप दिवाली पे देखते हो कि हाँ इसके जैसा बनना है या फिर इसके नक्शे कदम पे चलना है? यार राकेश झुंझुनवाला सर का था. ओके. हर दिवाली में फिक्स था, बताऊं कि उनका ना बड़ा इंटरव्यू आता था, कभी आर्या भट्ट के साथ, कभी सोनम कपूर, ऐसे इंटरव्यू आता था. पर राकेश झुंझुनवाला दिवाली में कुर्ते के साथ ही इज ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर. एंड वही है, इट वाज वेरी वियर्ड, बताऊं, लास्ट दिवाली व्हेन देयर वाज नो इंटरव्यू. एंड we मतलब all three of us, me, dad, Aditya, we have a very strong connection to Rakesh Jhunjhunwala. And one anchor, Uddin Mukherjee sir, I don't know, CNBC में वो पहले बहुत आते थे, अब ज़्यादा नहीं आते. I think India Today में he was there. And तो बहुत strong, उद्यन मुखर्जी सर तो बहुत strong. I really wish to hope to meet him someday. But राकेश झुंझुनवाला सर को तो we genuinely. Since you're talking about राकेश झुनझुनवाला, एयरलाइन में उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया थ्रू आकाशा. तो गिवन बाकी सारी एयरलाइन कंपनीज की जो हिस्ट्री रही है, डू यू थिंक कि उन्होंने ये गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड इट माइट नॉट टेक ऑफ जैसे वो चाह रहे थे? Yeah, I don't think I'm as big to comment on his thing, but personally speaking, don't want to invest in aviation ever in my life. Okay. और ना मैंने किया है, because मेन धंधे की बात है. एविएशन बड़ा ही डिफिकल्ट बिजनेस है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस टू सर्वाइव. ग्राउंड स्टाफ इतना है, रेगुलेटरी बॉडीज इतनी है, टिकटिंग में कंपटीशन इतना सिवियर है, हर चीज में प्राइस वो कॉम्पिटिटिव है. एंड इफ यू सी मेजर एविएशन वर्ल्ड वाइड आप ले लो, कुछ बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है. सिंगापुर एयरलाइंस एक है कि यहाँ पे इंडिगो, वेरी रेयर, राइट. एंड मतलब बाहर से वो ग्लैमरस है, रियलिटी में तो है नहीं. सो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दीस बिजनेसेस. राइट. सिमिलरली, तो इफ नॉट एविएशन, तो व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आपको लगता है कि ये सदाबहार इंडस्ट्री है, मेरा पैसा इसमें रहेगा तो आई विल हैव अ हैप्पी स्लीप एवरी डे? आई फील वन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम अभी 10 साल के लिए लग रहा है कि वैसी मतलब आई तो फील सिंस सदाबहार के लिए रहेगा यार इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया सप्लाई चेन अब इंडिया से बनेगी जैसे चाइना में हुआ था, राइट. सेकंड आई फील ऑटोमोबाइल, बिकॉज अभी तो गाड़ियां है ही नहीं किसी के पास इंडिया में. वो तो हम सिर्फ टॉप 10% को देख रहे हैं, उनके पास भी गाड़ियां नहीं है एक्चुअली. बट अगर मेजरली किसी के पास गाड़ियां है नहीं, सो आई वुड से ऑटोमोबाइल. आई वुड से बैंकिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. बैंकिंग तो सिक्लिकल, बट आई लव बैंकिंग सेक्टर. एंड रियल एस्टेट एंड FMCG आई ऑल्सो एंजॉय. तो इनमें से कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्टॉक जो 10-12 साल से आप होल्ड कर रहे हो और आने वाले टाइम तक होल्ड करने वाले हो? सीमेंस, ABB, ये स्टॉक में काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ. और अब बताऊँ दिक्कत ही यही है, इनके बारे में बात भी करो ना, कुछ सुनना नहीं चाहता, बिकॉज स्टॉक्स लोगों को लगता है महंगे हैं, बट वैल्यू तो देखो, वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई ऐसे लोगों को एक टाइम पे आइशर मोटर्स के लिए लगता था, जैसे आपने 2014-15 की कहानी सुनाई. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, क्योंकि उस समय, और ये वही डिसाइड हुआ, राकेश झुनझुनवाला भी, आप देखो कुणाल कि हर आदमी ना एक अच्छा स्टॉक खरीदता है. किसी ने यहाँ पे कोई ना कोई व्यूअर होगा जिसने स्टॉक खरीदा था 21-22 में, मेजरली लोग तब एंटर किए, और वो अब स्टॉक नहीं किस अलग मल्टी बैगर लेवल पे पहुंच चुका है. दिस इज नॉट अ स्टोरी टुडे, दिस इज अ स्टोरी फॉर एवर. बिकॉज इफ यू बाय अ स्टॉक, तुम्हारा मेन फोकस प्राइस, बस ऊपर नीचे, बस प्राइस में तुम बिक जाओगे. 10 रुपए ऊपर नीचे, यू आर सोल्ड आउट. बट इफ यू बाय अ बिजनेस, वाई राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वाई एनी ग्रेट इन्वेस्टर, राइट, ये मल्टी बैगर कैसे बनाते हैं? बिकॉज दे डोंट बाय स्टॉक, दे बाय बिजनेसेस. एंड तो कोर वही है. तो इफ आई, जैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए बोला, आई वांट टू बाय लॉन्ग टर्म बिजनेसेस. मुझे मतलब ही नहीं स्टॉक, मुझे पता भी नहीं सीमेंस की स्टॉक प्राइस क्या चल रही है. आई नो कि रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया, बट आई एम लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज मैं उनके क्वार्टर रिजल्ट्स देख रहा हूँ. मुझे पता है कंपनी परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर. मुझे पता है कंपनी को गवर्नमेंट पुश मिल रहा है. मुझे पता है कंपनी काफी चीजों में मोनोपोली है, रेलवे में उनका बहुत मेजर स्टेक रहने वाला है. सर ओके, राइट. तो इस तरह के स्टॉक्स अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, तो से फॉर एग्जांपल समबडी हु इज इन
who's of the age 25 to 30 या फिर 20 to 30 फॉर दैट मैटर, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में रहने चाहिए एट अ टाइम, और उसको ही मैं मेंटेन करते रहूँ वो नंबर को एटलीस्ट। आई विल टेल यू। अब मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ। यू वॉच फुटबॉल कुणाल? क्रिकेट है वो। क्रिकेट वॉट? हाँ। ओके। मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ, ठीक है। मेरी फेवरेट टीम रियल मैड्रिड है, मतलब हार्डकोर। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को फुटबॉल टीम की तरह रखता हूँ जहाँ पे मुझे 11 खिलाड़ी चाहिए, ठीक है। तो आई विल हैव 11 प्लेयर्स जो मुझे पता है 20 साल तक टिकेंगे। वाई 11? बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि फिर आई विल एंड अप हैविंग 50 स्क्रिप्ट्स, बिकॉज आई चूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट फोर्सेस मी। उसके बाद 11 हो गए, उसके बाद मैं रखूंगा अपने 6 सब्स्टिट्यूट जो मुझे लगता है कि यू नो दे कैन बेंच में, जो मेरी टीम बैठी हुई है। तो आइडियली आप देखो मेरे पास 18 से 20 स्टॉक्स होंगे एंड मेरा 60% मनी वुड बी पार्क्ड हियर इन द 11 स्टॉक्स, in those 11 stocks. फिर 30% would be in index and remaining 10% would be in like bench stocks या फिर कुछ short term trades या these stocks. This is how I operate. तो इंडेक्स मतलब विच इंडेक्स, निफ्टी की? Nifty index, Nifty junior index, Right. फिर IT और बैंक निफ्टी को भी मैं रखता हूँ। तो अभी जैसे बहुत लोग जो मार्केट्स में आते हैं, एक सेक्शन ऑफ जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है वो कहते हैं कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो लेकिन सिंस लोगों को ऐसा है, क्रेज़ है कि मेरा पैसा मैं डालूँ 2 साल में डबल हो, 3 साल में डबल हो, तो उनको ऐसा है कि इंडेक्स में तो 1.5 गुना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बहुत बड़ा वो चलता है लोगों के माइंड में कि मैं ETFs के थ्रू जाऊँ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊँ, या फिर मैं डायरेक्टली स्टॉक्स पिक कर लूँ। तो फॉर अ 21 ईयर ओल्ड जो कॉलेज से अभी निकला है, थोड़ा बहुत मार्केट्स के बारे में पढ़ा है और इतनी हवा लगी हुई है, उसके लिए क्या चीज़ सही है? शुड ही गो थ्रू द म्यूचुअल फंड ETF राउट और पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एक्टिवली परस्यू करके अपनी फुटबॉल टीम बनानी चाहिए स्टॉक मार्केट की? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं कॉलेज तो गया नहीं हूँ, है ना। Right. मैं ग्रेजुएशन का सब ओपन से हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ओपन से हुआ। व्हेन आई एंटर्ड ऑफ कोर्स आई न्यू अबाउट कंपाउंडिंग, बट डू थिंक आई वाज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स? घंटा भी नहीं। मुझे डबल कर देते पैसे, राइट। एंड सर्कल ही बन जाता है ऐसा यार। मेरा जो आई रिमेंबर ब्रोकर एजेंट था, वो उस समय फेसबुक ग्रुप बने हुए थे, व्हाट्सएप का सीन होता था 2010 में। फेसबुक ग्रुप में टिप्स आ रही हैं, ये आ रही है, और मुझे लगता था भाई वही हीरो है, बाकी तो बेवकूफ़ है लोग जो लॉन्ग टर्म, क्या मजाक है लॉन्ग टर्म, क्या 17% कमाओगे 2 साल बाद। आई हैव रियलाइज्ड कंपाउंडिंग ना, इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीड। साला कंपाउंडिंग समझने में 5 साल लग जाते हैं। करेक्ट, जब तक होती नहीं होती सर। जब खुद के साथ नहीं होता ना, समझ नहीं आता, वो बुद्धि आती नहीं। यानी ये मेच्योरिटी आना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब व्हेन आई रीच 22-23 में ये देख रहा था भाई क्या कर रहा हूँ मैं इतना कर रहा हूँ। इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड कितना कम टाइम, कितना वो, एंड मेरा पोर्टफोलियो वुड हैव बीन, अगर मेरे में अक्ल होती इतनी, मैं 18 साल से शुरू कर देता कंपाउंडिंग, तो माई पोर्टफोलियो वुड हैव एटलीस्ट बीन 5 टाइम्स फ्रॉम हियर, एटलीस्ट बीन 5 टाइम्स फ्रॉम हियर, बट वो नहीं आती। सो अगेन जो भी देख रहा है एट द एज ऑफ 20-21, आई एम श्योर आपको लग रहा हो कि अंकल बात कर रहे हैं, अंकल विजडम दे रहे हैं, राइट। बट द रियलिटी इज कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू विल नेवर रिमेन अ ट्रेडर फॉर लॉन्ग। तुम इन्वेस्टमेंट में आओगे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, आप किसी का भी नाम ले लो, चार्ली मंगर, पीटर हावर्ड मार्क्स, जिम साइमंस, किसी का भी नाम ले लो आप। जिम साइमंस आई वुड से इज अ स्मॉल एक्सेप्शन, बट किसी का भी आप नाम ले लो, मेजरली। तो पहला चीज तो ये दैट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कंपाउंड। और जो स्मार्ट है वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते अनफॉर्चुनेट फिर बाद में रिग्रेट ही करते हैं वो, राइट। तो एज ए 21 ईयर ओल्ड पहला स्टेप कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेट कर दो। इसमें बेस्ट चीज़ है तो इंडेक्स में डाल दो पैसा सीधा। अदरवाइज जस्ट थिंक, ये पीटर लिंच का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। 7-8 साल के बच्चे इकट्ठे किए यूएस में, उनसे बोला मुझे कंपनी के नाम बताओ। उन्होंने क्या बोला होगा? डेयरी क्वीन, वो वहाँ का आसपास देखते हैं, वहाँ का मदर डेयरी है, ठीक है, केलॉग्स और स्टेशनरी कुछ बोल दिया होगा। That portfolio Peter Lynch invested in, one up on the Wall Street book में है, it was one of the most outperforming portfolios after 10-20 years. अगर मैं आपसे पूछूँ, किसी पूछूंगा यहाँ पे कि मुझे 5 कंपनी बता दो जो 20 साल बाद रहेंगी, TCS, Reliance, टाटा मोटर्स, SGFC, whatever, very high probability रहेंगी, L&T वगैरह, very extremely high probability कि I will make a good return, but कोई इन्वेस्ट अभी भी नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, एंड सम ऑफ दीज स्टॉक्स प्राइस वाइज मत देखो, अगर एक स्टॉक ले लो बहुत है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, आइडियली गो फॉर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स एंड देन गो फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। ये पॉइंट एक बार ऑडियंस के लिए क्लियर कर देते कि आपने डायरेक्ट पे बहुत जोर से एम्फेसिस दिया। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है और क्यों डायरेक्ट करना जरूरी है? चीज सेम है यार। इट्स लाइक अगर आपने कोक की बोतल मंगाई है, राइट, या तो दुकान से डायरेक्टली ले आओ, आप मेरे थ्रू मंगाओगे तो मैं आपसे 10 रुपए से ले लूंगा। जब आप डायरेक्ट लेते हो, आप कोक की बोतल डायरेक्टली दुकान से ले लो। अब आपको कुछ लोग कहते हैं कि मैं 10 रुपए तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक्सपेंसेस तो कितना 1% क्या फर्क पड़ता है, बट वंस यू कंपाउंड इट फॉर लॉन्ग टर्म
there is a major difference, Right. right? So if somebody is getting financial advisory from someone या फिर एक relationship होता है काफी लोग साथ, तो you need to understand कि what is the cost of that relationship. अगर आपको लग रहा है कि value of that relationship is higher than the cost, go for it. But for me, मेरे लिए तो ROI सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो I would always recommend direct. इसको कोई नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन करें, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ हम रेगुलर फंड में डाल रहे हैं वर्सेस 100 रुपीज़ हम डायरेक्ट फंड में डाल रहे हैं, दोनों के एक्सपेंस रेशियोज का डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर वो कैसे कंपाउंडिंग पे You'll have to give me an Excel sheet और calculator में पूरा यहाँ पे निकाल देंगे. बट रफली इफ वी डू इट, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट खाली एक बार आइडिया आ जाए कि एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस क्या था. अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखो एक्सेल शीट ही यूज करनी पड़ेगी, बट टू अंडरस्टैंड दिस इन सिंपल टर्म्स की स्टार्टिंग में 100 रुपये में एक अगर 1 रुपये लगा लो एक्सपेंस रेशियो चार्ज रेगुलर का, यू वुड फील क्या फर्क पड़ता है 1 रुपये, डजंट मैटर. बट जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा, कंपाउंड करेगा, वो 1% तो कंपाउंड करता जाएगा. और 100 का 200 हो गया तो 200 पे 1% ज़्यादा दे रहा हूँ, वो 2 रुपये हो गया, फिर वो 2 लाख हो गया तो वापस 1% उसका. एंड फिर एक पॉइंट के बाद ना यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मतलब अगर आप रखोगे 10-12 साल तक, यू स्टार्ट हेटिंग कि मैंने क्या कर रखा है इतना, व्हाई एम आई लूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, यू लॉस सो मच अमाउंट ऑफ मनी. एंड जस्ट इमेजिन इन द टाइम जो आप 1-1, 2-2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होता और उस प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग वुड हैव बीन इवन मोर. राइट. तो कई बार मैं मेरे पापा को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो बोलते हैं नहीं, इनके साथ हम 10 साल से काम कर रहे हैं तो भले ही आधा 1% ज़्यादा लग रहा है फिर भी दे देते हैं. लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब अपने ROI या फिर रिटर्न से बड़ा रिलेशन किससे बड़ा हो सकता है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि सिंस पहले तो डायरेक्ट फंड्स का प्रचलन भी नहीं था, तो आपके फादर ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर के राउट से किया. या मेरी फैमिली में तो ज़्यादातर डायरेक्ट इक्विटीज में ही करते हैं, बिकॉज वी आर इन द मार्केट, राइट. मैं भी खुद म्यूचुअल फंड्स में आई वुड गो इनटू आर्बिट्राज और डेट फंड मैक्स, वरना तो आई वुड इन्वेस्ट माई सेल्फ ओनली. व्हाई वुड आई, मतलब मैं तो मार्केट्स में बैठा हुआ. एंड यू राइट, अब इसमें वही होता है, कुछ पीपल वैल्यू रिलेशनशिप मोर देन ROI, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड कि कितना दे आर एक्चुअली लूजिंग द मनी. सो आई रिस्पेक्ट द डिसीजन. बहुत लोगों ने सपोर्ट चाहिए होता है जो मे बी एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे सब ऐसे खराब है. तो इफ यू कंफर्टेबल विद दैट ओके, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप ROI लाइक यू मेंशन इज द मेन फोकस फॉर यू, रेगुलर में आप कभी जा ही नहीं पाओगे. राइट. और अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि मैं एक 19 साल का लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पॉकेट मनी के सेव है. सोशल मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर है, सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि स्टार्ट अर्ली 2,000 रुपये पे तो भी स्टार्ट अर्ली. और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि 2,000 रुपये ना, गो चिल विथ योर फ्रेंड्स, गो फॉर अ डिनर, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, ये शायद यादें आपके साथ लंबी रहेगी रादर देन दिस 2,000 रुपीज़ जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके साथ बाद में इतना मैटर नहीं करेंगे जब आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस, आप कौन सी स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं यहाँ पे? या बताऊँ, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यादें. दिस ऑन द कोर ऑफ इट is a question of emotion versus logic. Some people are emotionally inclined, some people logically inclined. अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि I want to buy a 4 लाख रुपए का बैग, और मेरे लिए ये 4 लाख रुपए का बैग मतलब 4 लाख में तो सेंटर आ जाती है ना, मतलब मिडिल क्लास माइंडसेट तो यही बोलता है, राइट. 4 लाख की सेंटर, तुम कैसे बैग खरीद सकते हो 4 लाख का? हाउ कैन यू इवन डेयर ऑफ थिंक ऑफ सच अ थिंग? 5 लोग बैठ सकते हैं, 4 चीज कैसे आएगी, राइट. सो अब फिर शी डिबेटेड कि बट व्हाट इफ आई डाई टुमारो, इट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट, इट मेक्स मी फील गुड. अब मैं उसको जज कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि वी आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स. आई एम मोर लॉजिकली इंक्लाइंड. मैं हमेशा थोड़ा ROI साइड देखूंगा, मैं नंबर्स की साइड देखूंगा. कुछ लोगों के लिए नंबर्स मैटर नहीं करते यार, कुछ लोगों के लिए इमोशंस मेक देम हैप्पी, राइट, एक्सपीरियंसेस मेक देम हैप्पी. सो पहली चीज तो वन शुड डू व्हाट मेक्स देम हैप्पी, बट ऑन द अगेन सेइंग दिस, देयर हैज टू बी अ बैलेंस. जैसे इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा रिग्रेट है that I in my 20s I could have done so much more. मैं यहाँ जा सकता, वहाँ जा सकता. मैंने अपने को बहुत रोका because मुझे ऐसा लगता था I'm on a fight. मैं कॉलेज नहीं गया तो मुझे बचाना है, मुझे प्रूव करना है, मैं ये भी इन्वेस्ट कर दूंगा, ये राखी में पैसे नानी देती थी वो भी इन्वेस्ट कर दूंगा, सब पैसे डाल दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, which is good. Obviously I am reaping the benefits of it, but at the same time I felt कि I could have balanced it out a little, और थोड़ा सा छुट्टी में भी जा सकते थे, थोड़ा try different things. मतलब I shouldn't have looked, मतलब पहले मेरा था कि यार money used to define everything for me. राइट. पहले ही होता था कि अगर मैं कहीं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा विल डिपेंड कि कितना महंगा रेस्टोरेंट है. राइट. तो आप मेन्यू राइट साइड से पढ़ते थे लेफ्ट की जगह से? तो फिर मैंने उनका क्या मन करा है, ये नहीं कि क्या खाना है मेरा, मतलब ऑर्डरिंग, आई ईट नॉन वेज, राइट. तो ऑर्डरिंग फिश और प्रॉन तो मिले कि भाई क्या उस समय क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब दोज आर इन दिल्ली एटलीस्ट देयर प्राइस मच हायर, राइट, 20-30% हायर.
और उसमें तो चलो यार ये सूप करो तो सूप में चिकन का क्या टेस्ट आएगा, मैं सूप कर लूँ. बट आई रियलाइज दैट इट्स मतलब आफ्टर शादी ओनली आई रियलाइज्ड भी रियलाइज करा है मुझे दैट वन नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. सो पहली चीज आंसरिंग योर क्वेश्चन, इट्स अ डिबेट ऑफ इमोशन वर्सेस लॉजिक. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको क्या सेंसिबल लगता है एंड फिर यू डिसाइड, बिकॉज कोई राइट आंसर है नहीं. मेरे हिसाब से तो यू शुड प्रेफर इन्वेस्टिंग फॉर श्योर, बट देयर आर पीपल हु आर इंक्लाइंड डिफरेंटली. सो डोंट बी अंडर पीयर प्रेशर. जैसे लोग आजकल सभी ट्रैवलर बन गए हैं, बिकॉज सबको ट्रैवलिंग पसंद, तो सबको भाई मैं भी ट्रैवलर हूँ, जबकि जनरली आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग. आई जेन्युइनली प्रेफर टू स्टे इंडोर्स होम. मुझे ट्रैवल पसंद नहीं है. एंड ये भी डिस्कवर मैंने बहुत टाइम बाद किया अपने बारे में, वरना पीयर प्रेशर में जो होता है नहीं आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर, आई एम ऑल्सो अ फूडी. तो फूडी तो क्लियरली एंड या. सो सिंस यू आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट में एंड में दिल्ली में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आएंगे थोड़े टाइम में. माहौल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तफरा तफरी हुआ ऑल टाइम हाई भी कल छू गया, ऑल टाइम हाई कल छू गया. विक्स कभी ऊपर चला जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है. तो इस समय में एज एन इन्वेस्टर अगर मैं नया पैसा लेके आ रहा हूँ, मान लीजिए मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है और 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, तो क्या करूँ मैं? अभी वेट करना चाहिए मुझे या फिर आई शुड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना? लॉन्ग टर्म के लिए यार मुझे मार्केट्स में 14 साल में ऐसा टाइम नहीं मिला जहाँ पे विक्स वॉलेटाइल ना हो, जहाँ पे मार्केट स्टेबल हो. कभी नहीं है. मतलब अभी इलेक्शन है, 2 साल पहले वो था यूएस में क्राइसिस चल रही है, उसके पहले रशिया यूक्रेन और कब स्टेबल है आप बताओ? राइट, कुछ ना कुछ आते रहता है. वो तो दिस इज हाउ मार्केट्स आर, राइट? सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू हैव अ बिग अमाउंट, यू शुड नॉट इन्वेस्ट एट वन गो. क्योंकि अगर मार्केट बहुत चढ़ गया उसके बाद हालत खराब, आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओगे. ठीक है, अगर मार्केट गिर गया फिर तो पैनिक. बेटर क्या है, 1 लाख रुपए को डेट फंड या किसी लिक्विड फंड में डाल दो, फिर हर महीने उसमें से 20 या 25,000 रुपए व्हाटएवर मार्केट्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट कर. दैट्स इट. सो देयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज राइट नाउ. कि अगर आप उसको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डोंट जस्ट पार्क एवरीथिंग एट वन गो. और एक और बहुत गंदी हैबिट आई थिंक बहुत लोग फॉर्म करते हैं जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं. इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फिर भी पोर्टफोलियो को ऐसे देख रहे हैं जैसे ट्रेड कर रहे हैं. तो उसका क्या व्यू पॉइंट है? वी एंटर एज अ इन्वेस्टर, नहीं वी एंटर एज अ ट्रेडर, वी बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. राइट, इट गोज डाउन कि हम बेचते नहीं कि नहीं. अब तो वॉरेन बफेट याद आता है फिर कि वॉरेन बफेट सर याद आ जाता है यार. मेरे इसका सॉल्यूशन, यू शुड ऑलवेज हैव 2 डीमैट अकाउंट्स. ओके, one for trading, one for investment. ओके. A good investor is that investor who forgets his trading account password, right? मैं इस तरह पे बात कर रहा हूँ. तो अगर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर रोज देख रहे हो, पर आजकल के ब्रोकर्स लोग इतने वो है, वो लोग अकाउंट्स मर्ज करके वैल्यू तो दिखाई देते हैं अकाउंट में. या ब्रोकर का तो काम ही है, मतलब वही बड़ा फेमस कोट है दैट अ ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर विल ओनली लीव दैट मच मनी विद यू सो दैट यू कैन पे हिज ब्रोकरेज, राइट? तो वो तो घुमाएगा ही, वो तो ट्रेड कराएगा ही. तो इफ यू सी majority of the commission that brokers earn is not through investing delivery, it is through fusion. तो they inclined, आजकल मैं बोलूंगा ब्रोकर्स ना तभी भी काफी बेटर हो गए. आजकल देखो एप्स में आता है, अलर्ट आ जाता है, फंडामेंटली वीक है, इसमें रेगुलेटेड बाय सेबी, रेगुलेट, तो बेटर हो रहा है डेफिनेटली. बट एक एज अ ब्रोकर खराब नहीं है, बट स्टॉक ब्रोकर का इंटरेस्ट उसमें है नहीं. अब मैं शेयर को खराब थोड़ी बोलूंगा, हिरन को खा गया वो, उसका नेचर भगवान ने बनाया उसको ऐसा. सेम स्टॉक ब्रोकर्स, दे विल ओनली अर्न प्रॉफिट व्हेन यू ट्रेड, एंड ट्रेडिंग में तो यू विल 99% लूज, जो फैक्ट्स हमें बताते हैं. So that's the story. So given since day one आपका inclination has been fully towards equity, आपने equity में ही invest किया है. बहुत सारे दूसरे asset classes भी है, जैसे आज के टाइम पे बात करें तो gold, silver, copper, Crypto, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है compared to Nifty itself in the past 1 year. तो क्या आप दूसरे asset classes को भी देखते हो या फिर आपका डोमेन आपको पता है कि माई कॉम्पिटेंस इज ओनली इनटू इक्विटीज, तो मैं इक्विटी में ही इन्वेस्ट करूंगा? या मेरे पास बड़े, आई रिमेंबर 2017 में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन. 2017, राइट? आज कहाँ से कहाँ हो जाता. एंड फिर ऑब्वियसली यू हैव, मैं इस लाइन में था तो बहुत स्टार्टअप्स की भी अपॉर्चुनिटी मिली टू इन्वेस्ट वगैरह. बट मेरा वही है, इट्स सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो रही है. मुझे मजा इक्विटीज में ही आता है, और मेरे पता नहीं क्या मेरे लगे हुए, मुझे बस इक्विटीज ही पसंद है. आई लव रिसर्चिंग, आई लव रीडिंग क्वार्टर रिजल्ट्स, आई लव कंपेयरिंग कंपनीज, आई लव टू सी अच्छा ये हो गया तो बाहर कैसा चल रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है. उसको मोहब्बत है, मुझे इश्क कैसे, मैं कैसे उसको समझाऊं, राइट? तो दैट्स इट. आई इसमें मैं मेन फोकस आरओआई भी नहीं होगा, मुझे बस इन्वेस्ट इधर ही करना है क्योंकि मुझे मजा इसमें आता है. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी लाइन बोल दी यहाँ पे कि बाहर क्या हो रहा है वो मैं देखता हूँ इंडिया में हो नहीं रहा है. तो मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इंडिया में वहीं से आते हैं, जैसे यूएस से कोई ट्रेंड पिक हो गया, फिर यहाँ की कंपनीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, या फिर चाइना से अडॉप्ट करके परफॉर्म करी. तो रिसेंट दिनों में आपको ऐसा ट्रेंड देख रहे हो जो चाइना यूएस में देखा था आपने और इंडिया में अभी प्ले आउट हो रहा है बहुत अच्छी तरह से? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. ओके. दैट पीपल आर नॉट बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके. एंड आई एम सीइंग दैट ट्रेंड
come to India also. Very Not strong. buying. Not buying. Okay. तो US में 55% of the EVs जो हैं are Teslas. Yes. Elon Musk खुद बोल रहे हैं that 2021-22 what we saw it's not going to repeat it. Ford के GM खुद बोल रहे हैं. Ford के CEO I think इनका कोट था. फिर you take Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, everyone is backing up on the EV plans. Okay. EV गाड़ियाँ बिक ही नहीं रही हैं. And I feel ना वो इंडिया में हल्के हल्के वो फेज आ रहा है. क्या रीजन है मतलब इस चीज का, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन एमिशन ऑन द रोड ईवीज बेटर है, दो बैकएंड पे जो भी चीज़ें हो रही है वो तो ठीक है खराब है, बट वहाँ पे बेटर है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों लोग वो शिफ्ट नहीं ले रहे? एक तो एज यू मेंशन एनवायरमेंटल रीजन. ईवी का अगर आप एंड टू एंड देखोगे फ्रॉम रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग टू दैट कार गेटिंग स्क्रैप्ड, इट हैज मोर कार्बन एमिशन एज ऑफ नाउ. ठीक है, लिथियम और निकल सबको निकालना पड़ेगा, कोबाल्ट वगैरह को, इसको जो हाई हीट करते हैं एलिमेंट्स को वो भी फॉसिल फ्यूल के थ्रू हो रहा है. तो इफ दैट इज हीटेड थ्रू हाइड्रोजन और सोलर तो तभी भी इट कैन चेंज. दूसरा रीजन ये कि एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कम हो रही है. अब फेम 2 अब देख लो, अभी 31 को खत्म हो रही है, राइट? जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अब वो नई पॉलिसी ला रहे हैं, बट अब हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट की जिंदगी भर ईवी में बेनिफिट देती रहेगी? दूसरा ये है वर्ल्ड वाइड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. इंडिया तो बहुत पीछे है यार. ओके, इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग और इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग बहुत पीछे है. इसका सोल्यूशन जो आ रहा है, जो वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, बट नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट, इज व्हाट जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर आर डूइंग. सुजुकी, मारुति, होंडा, आप देखोगे इनकी है हाइब्रिड कार्स. ओके, दे आर सेलिंग मोर, पीपल वांट टू बाय देम मोर. और आपको एक और पॉलिटिक्स होता है इसमें. These Japanese automobile makers, they went to the Indian government और बोला कि सर आप गाड़ी में 28% GST लगा रहे हो, हमारी 5% करो. EV में भी 5% है, हमें भी 5% करो, हम भी एमिशन कम कर रहे हैं आपका. टाटा एंड महिंद्रा दे हैव स्टूड अगेंस्ट दिस, ओके, बिकॉज अगर उनमें भी 5% हो गया तो शायद कोई प्योर ईवी शायद लेगा ही नहीं. फिर जो नेक्सॉन का, पंच का, XUV 400 Right. सबका सेल्स है वो लेंगे ही नहीं. राइट. एंड गवर्नमेंट के एंगल से भी वी शुड प्रोटेक्ट ऑटो. हम बहुत आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव ऑटोमोबाइल मेकर्स इन द कंट्री. किसके पास होते हैं यार? सिर्फ यूएस, जर्मनी, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ओनली पावरफुल कंट्री हैव ऑटोमोबाइल मेकर्स. वी हैव टाटा एंड महिंद्रा, सुपर पावरफुल. बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स के लिए भी शुड बी फेयर. राइट. तो अभी पूरी फाइट चली. अब हुंडई का भी इशू था, तो हुंडई ने अब टाटा महिंद्रा के साथ साइड कर लिया, तो अब उनकी प्योर ईवीज आ रही हैं. ओके, और या तो आइस इंजन आ रहा है, प्योर ईवीज. आप देखोगे जापानीज ऑटोमेकर इनकी हाइब्रिड गाड़ी आ रही है. टोयोटा, सुजुकी, ये हाई क्रॉस, इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा, होंडा सिटी भी हाइब्रिड है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है. सो आई एम आल्सो फीलिंग कि ना इकोनॉमिक्स वो यू कैन नॉट प्लान एवरीथिंग. और ये बहुत बार ऐसे हिस्ट्री में हो चुका है. तो हम उस तरफ जा रहे हैं दैट पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट कि ऑडियंस डज नॉट वांट ईवी. वी आर नॉट मे बी रेडी फॉर इट, या हम कुछ और यूज करेंगे, या हाइड्रोजन गाड़ी आ जाएंगी. कांट से अबाउट द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ यूएस में भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूरोप में भी सेम हो रहा है, इंडिया में भी हल्के हल्के वही कैच हो रहा है, जहाँ ईवी की सेल्स कम हो रही है. ओके. सो एज दीज टू स्टॉक्स, ये पूरा इनका स्टोरी प्ले अराउंड हुआ है. जैसे टाटा मोटर्स है, काफ़ी हद तक उसका स्टोरी प्ले अराउंड हुआ है, जो ईवीज की सेल्स उसने जनरेट की है पिछले 1-2 साल में. महिंद्रा ने जो सेल्स जनरेट की है, या फिर जो फ्यूचर दिख रहा है, जो हम लोग नहीं, जो हम लोग शायद बेटर देख पा रहे हैं पर वो लोग नहीं देख पा रहे, मार्केट्स नहीं देख पा रहे. तो डू यू थिंक ये स्टॉक्स इस चीज़ का हिट लेंगे आने वाले टाइम में? यस, जिन कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आ रहा है, जैसे टाटा टेक का आ रहा है, they will take it and they are taking a hit. Tata Tech का we can clearly see they are taking a hit, right? Tata Motors, हाँ, in the short term investor sentiment हिलेगा, Jaguar Land Rover से भी थोड़ा investor sentiment हिल जाएगा, but they are not fully dependent on EVs. Tata Motors की दूसरी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, JLR है, सब है, right? JLR मतलब वो तो सक्सेस स्टोरी क्रेजी है, जिस लेवल पे टाटा मोटर्स ने पूरा घुमा दिया है JLR को. इट्स अमेजिंग, इंस्पिरेशनल. सेम इन महिंद्रा, इनका लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है यार. एसयूवीज का जो कल्चर है, महिंद्रा, टाटा मोटर्स लीडिंग द चार्ज. एसयूवीज का नाम लो तो मेरे दिमाग में थार आ जाती है, पता नहीं क्यों. दिल्ली का, आई डोंट नो बीइंग अ दिल्लीइट ऐसा ही क्या है, बट या सो आई डोंट थिंक अगर कंपनी का मेजरली रेवेन्यू ऑटोमोबाइल्स के उस ब्रैकेट से नहीं आ रहा है, इट्स गुड. बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा इन्वेस्टर सेंटिमेंट हिट पड़ सकता है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स की या बिजनेसेस की आप बात करते हो, या फिर आप जितना मुझे समझ में आ रहा है कॉन्वर्सेशन से, कि आप बाई सेल रिकमेंडेशन बनाते हो अपने माइंड में, अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए. इट्स प्रिडोमिनेंटली कि वो बिजनेस कैसा है और कैसा करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो बिजनेस जब आप खरीदने जा रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि आप देखते होंगे कि इस बिजनेस को ये भाव पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. तो भाव कैसे फिक्स करते हो आप? और से मैं भाव को तो देखूंगा नहीं यार, देखते ही नहीं. मेरा मेन फोकस रहेगा कि बिजनेस में डेट इक्विटी कम होना चाहिए. मुझे उधारी नहीं चाहिए अपने धंधे में, ये बहुत क्लियर. और अगर मैं जा रहा हूँ कि कहीं पे डेट इक्विटी 0.5 टाइम ज्यादा है, तो मैं बहुत फिर ज्यादा, जैसे टाटा पावर में इन्वेस्टर हूँ, उसका डेट इक्विटी 1 के ऊपर 1.2 टाइम्स ऐसे कुछ है शायद. अब इट हैज टेकन मी अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ रिसर्च फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ कि नहीं, टाटा पावर
करते हैं, इट्स गुड, इट हैज द पोटेंशियल, Right. तो वो मेरे बेंच स्टॉक्स में आता है, इट्स नॉट इन द मेन 11 मेरे प्लेन टीम में नहीं है वो, Right. मेरे बेंच स्टॉक्स में आता है टाटा पावर, एंड दैट्स आइडिया। तो मेरे लिए डेट इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड क्वार्टरली उनकी सेल्स ग्रो करनी चाहिए कंपेयर टू पीयर्स, ये मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने क्वार्टर्स आप देखते हो? फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स वो खराब परफॉर्म करे उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो या निकाल देते हो? 3 to 4 3 to 4, मतलब 1 साल तक आप देखूंगा मिलेंगे। सर। और ट्रेडिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का, मतलब लोग 15%, 20% या फिर 10% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। आई पर्सनली फील कि इन्वेस्टिंग में भी कोई स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप 100 रुपये को स्टॉक खरीद रहे हो, आप उसको 50 रुपये तक नीचे जाने नहीं दे सकते हो, क्योंकि 50 का वापस होने में दुगना होना है उसने। तो आपको स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करते हो इन्वेस्टिंग में फॉर बोथ ऑफ योर स्टॉक, 11 स्टॉक या इन्वेस्टिंग में ना वो महाभारत का चक्रव्यूह है, घुस गए बट देयर इज नो एग्जिट प्लान, देयर इज एक्चुअली नो एग्जिट प्लान इन इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दैट हाउ टू सेल इन्वेस्टमेंट, मैं क्या टारगेट, कोई टारगेट है ही नहीं यार, राइट? तो या तो आपका टारगेट है फाइनेंशियल गोल मीट हुआ, आप बाहर आ जाओ। दूसरा टारगेट ये आता है कि इन्वेस्टिंग आप किस बेस पे कर रहे हो, बिजनेस पे कर रहे हो, लुक एट द क्वार्टर रिजल्ट्स, अगर उसके क्वार्टर रिजल्ट्स टाइम बाय टाइम खराब आ रहे हैं, एंड हो सकता है इंडस्ट्री खराब हो, बट अगर उसके पीयर्स अच्छा कर रहे हैं, वही खराब कर रहा है, निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, वो खराब कर रहा है, बेचो। करेक्ट। So there is no perfect time. Yes, you can use PE, you can use 200 DMA, but they are still not very accurate. So investing predominantly, it works on how the business Right. is doing. और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कोविड के बाद मार्केट में आई है, उन्होंने सिर्फ एक फेज देखा है मार्केट का, दैट इज द बुल Bull फेज। phase. उन्होंने बेयर फेज देखा ही नहीं है। देयर आर इफ वी लुक इन द हिस्ट्री, हम लोग ने 4-4, 5-5 साल के बेयर रन देखे जहाँ पे स्टॉक्स मूव ही नहीं किए हैं या फिर मार्केट्स नेगेटिवली मूव किए। तो you know, this is one last question that I have is for a new investor, how they can know about bear runs without actually experiencing one? They can't. They have to experience it. और अब तो यार यूट्यूब में हर 2 महीने में बेरन बुल रन आ जाता है, राइट? थंबनेल ऐसे आ जाते हैं, मी माई सेल्फ इंक्लूडेड इन दिस। तो बेरन का जो फेज होता है ना, मतलब जब मैं 2010 में आया था, दैट वाज द बेरन। Okay. उस समय लोग मुझे बोलते थे अरे यार किस टाइम पे आ गए मार्केट में, वो उस टाइम होता था, उस टाइम मार्केट ऐसे चलता था, उस टाइम मार्केट 2002 टू 2007 वाज अ मेजर थिंग। अभी तो इट्स मच हायर, बट दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज क्रेजी, राइट? एंड बेरन इज नॉट, उसमें मजा नहीं आता बेरन में। अभी जैसे ऑल टाइम हाई हो गया, ये हो गया, न्यूजीलैंड हैप्पीनेस, चाहे आदमी प्रॉफिट खुद कमा रहा हो ना कमा रहा हो, उसको एक्साइटमेंट रहती है। एंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, एक और होता है कि न्यूज़ में हर जगह फैला हुआ है। मुझे सबको पता है, रिश्तेदार दोस्तों, कुणाल इज इनटू मार्केट्स, मैं आपसे बात करूंगा, अरे कुणाल अरे मार्केट्स का क्या हो रहा है, तो एक आदमी को ना एक खुद फेम भी मिल जाता है, एक पार्टी में ये भी होता है, फैमिली में फेम मिल जाता फेम मिल जाता है कि अरे यार ये तो भाई ये जीनियस है, एंड पीपल अज्यूम दैट दैट पर्सन इज अर्निंग मिलियंस, जबकि वो कुछ कमा रहा हो नहीं कमा रहा हो, मार्केट से अलग बात है। सो बेरन में ऐसा नहीं होता, बेरन में सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। बेरन में अगर स्टॉक मार्केट की पार्टी में बात करो ना, तो लोग चले जाते हैं उठ के, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। सो यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट। यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग में ऐसा होगा जब तक तुम पानी में तैरोगे नहीं ना। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि आज से 20 साल पहले बेयर रन बुल रन का जो फेज आता था, वो जो साइकिल्स थी वो लंबी होती थी। Right. बेयर रन 4-5 साल का होता था, बुल रन फिर 2-3 साल का होता था। अभी जो साइकिल का दौर है वही छोटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोविड के बाद एक बेयर रन आया, 15 दिन में वो बेयर रन खत्म हो गया और फिर बुल फेज चालू हो गया। फिर वापस कभी एक बेयर फेज आता है तो बहुत छोटा आता है, फिर वापस बुल चालू हो जाता है। तो क्या ये माइक्रो साइकिल्स है या फिर साइकिल का फेजेस ही छोटे हो गए? यार इसका भी मार्केट से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछा है इसमें ना। अब बाय द बुक तो ये बोलते हैं कि करेक्शन इज अप टू 15%, राइट? अप टू 15% से ज्यादा, एंड दैट टू विद इन अ मंथ। अगर विद इन अ मंथ 15%, तो आई वुड स्टिल कॉल करेक्शन। बट अगर उसके आगे भी क्रैश करा मोर देन 15%, तो बोलते हैं टेक्निकली बेरन। बट ये डेफिनेशन एज यू मेंशन, कोविड टाइम में तो 50 बार ब्रेक हो चुकी है, 50 बार, तो यू कांट, बस थंब रूल टाइप है, सो फिक्स कुछ नहीं है। मार्केट साइकिल्स या फेजेस वही रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आजकल फेजेस स्पीड अप इसलिए हो गए हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत फास्ट हो गई है, पीपल रिएक्टिवनेस इज वेरी फास्ट। पहले क्या था, न्यूज़ मिलती थी, मतलब एजीएम मीटिंग किसी कंपनी की हो गई तो पता नहीं चलता था, वो तो गॉसिप ग्रेप नहीं चलता था कि अच्छा एजीएम में ये हुआ था, अच्छा ये रिजल्ट, पता ही नहीं होता था। वो एजीएम की रिपोर्ट भी आधे स्टॉक ब्रोकर्स के ऑफिस में होती थी, फिर हल्के हल्के सेबी ने उसको मैंडेट किया। अब तो कुछ हो तो 50 रील आ जाती है। करेक्ट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड वी आर सो लकी फॉर दैट, Twitter. राइट? हम इतने ट्विटर, वी आर सो लकी फॉर दिस। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज रिएक्शन टाइम्स हैव बिकम स्मॉलर ना, तो वो फेजेस आर आल्सो कम स्मॉलर इन साइज। बट ये दिस माय ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअली ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है दैट आई कैन ये से कि वाउच फॉर इट कि इस तरीके से ऐसा ही है, राइट। ऐसा ही है। वन लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बताना चाहो जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू? वन पीस ऑफ एडवाइस दोनों साइड पे,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो स्टॉक मार्केट के गेम में सहवाग नहीं जीतते, सिर्फ राहुल द्रविड़ जीतते हैं। द गेम इज नॉट कि आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाओ, जल्दी हर अपॉर्चुनिटी पकड़ो, हर छक्के पे चौका मार दो, नहीं। द गेम इज कि आप पिच में टिके रहो, बस आउट मत हो, ठीक है। दैट इज द एंड इफ यू आर राहुल द्रविड़, हो सकता है भी लोग थोड़े आगे निकल गए, उनका कोई रैंडम स्टॉक आगे बढ़ गया, बट जीत अल्टीमेटली आपकी ही होनी है। सो दैट इज अल्टीमेट थिंग। एंड रोनाल्डो इज बेटर देन मेसी। Second thing. Thank you so much, Harsh. Thank It you was so much, wonderful Kamal. having a conversation with you. Thank you.